अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आ बैल मुझे मार, आज ये मुहावरा बहुत ही खुलकर सामने आया और शिद्दत से याद आया। मामला बहुत दिलचस्प है। गुज़िश्ता चंद रोज से अपोजिशन की दो बड़ी जमातें एक दूसरे से सींग फंसाए बैठी थीं और टीवी शोज में दोनों जानिब से नोक झोंक का सिलसिला जारी था और शायद मजीद भी जारी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत काफी रिलैक्स दिखाई देती, लेकिन आज हुकूमत कह रही है आ बैल मुझे मार। वजीर आजम ने 2.5 घंटे अवाम की बराह रास्त कॉल्स ली। बादअज़ां वफाकी और सूबाई वुज़रा की फौज ने मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया से गुफ्तगू में PDM की तकसीम और साबिक हुकूमतों की कारकर्दगी पर ऐसी गुफ्तगू की जिसके बाद अपोजिशन की तोपों का रुख एक बार फिर हुकूमत की जानिब हो गया। एक ही दिन में 7 हुकूमती नुमाइंदों का इस तरह मीडिया पर नमूदार होना एक अहम सवाल की तरफ इशारा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपकी कारकर्दगी ना बोल रही हो तो फिर आपको खुद आकर अपने कारनामे बताने की जरूरत पेश आए। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं की नुमाइंदगी कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ है। बसरा साहब, आपसे आगाज करेंगे। अवाम परेशान है, वजीर आजम ने आज वक्त निकाला क्या कर उनके मसले सुने जाएं और फिर तसल्लियां, वादे, कुछ और दिनों का इंतजार। अवाम कहती है अब घबराने की इजाजत तो दे दें कम अज कम। आयशा बख्श, मेरे ख्याल में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं पब्लिक के साथ और वो जो एक ब्यूरोक्रेसी का खौल होता है जो सब इर्द गिर्द वाले वाह वाह कह रहे होते हैं, उससे निकल के वो डायरेक्ट पब्लिक से मुखातिब हैं। और ये आप जो कह रही हैं कि ये जो सवाल किया गया कि घबराना नहीं है, उन्होंने कहा कि अब हमें घबराने दें, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव समझ रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए जो रियल चैलेंज है, जो रियल इशू है, ये जो भानुमती का कुनबा है, ये जो 11 पार्टियां आपको याद है इकट्ठी हुई थी NRO लेने के लिए और करप्शन और लूटमार बचाने के लिए, वो तो आपस में जुतियों जुती हैं और एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही हैं। असल इशू वही है जिसका आपने स्टार्ट में अपने इंट्रो में जिक्र किया, घबराने वाली बात, वो है महंगाई, महंगाई और महंगाई, जो कि अनडाउटेडली तहरीक इंसाफ की पैदा करदा नहीं है। यहां पर 70 साल तहरीक इंसाफ एक बार पाकिस्तान में 3 साल बाद भी आपका कोई इसमें हाथ नहीं है। कर्जे तहरीक इंसाफ ने 3 साल से आपकी हुकूमत है, 1.5 करोड़ वोट लिया है। वजीर आजम कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान अकेला है इस वक्त निजाम संभालने को। आयशा बख्श, आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूं जो आपको आवाम की तर्जमानी कर रही हैं और जो मुझे आपने सवाल पुट किया। यस, कोई अगर मगर लेकिन इफ बट नहीं है, हमारी ही जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमने क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिसके लिए वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे आज मैं आपको अपने बहावलनगर हारूनाबाद की बात बताता हूं। आज 85 रुपए चीनी का रेट फिक्स किया गया है पंजाब के अंदर, जिस पे इंप्लीमेंट होगा। असल इश्यूज क्या है? वो है आपकी खाने पीने की चीजें, आपका पेट्रोल है, आपकी बिजली है, आपकी सुई गैस है, जिस बात पे आप जिक्र कर रही हैं, यही हमारे लिए चैलेंज है और हम ही जिम्मेदार हैं। बड़ी माजरत के साथ हुकूमत की तरफ से जब वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं मैं इसको संभालूंगा, आप उठाकर देख लें, लोग सर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं भाई आप कह दिया है, अब ये हाथ से बाहर हो जाएगा मामला। जिस चीज को कहते हैं मैं देखूंगा, महंगाई काबू करूंगा, चीनी की हो, आटे की हो, पेट्रोल की हो, वो नापैद हो जाती है और महंगी हो जाती। अब लोग हाथ जोड़ते हैं कि ये ना कहिएगा कि आप देखेंगे। वजीर आजम ने कहा रमजान में कीमतें मैं देखूंगा, लोगों ने सर पकड़ लिए कि हम पता नहीं रमजान में क्या करेंगे। आयशा, मैं फिर आपको कहूं, रमजान मुबारक का बरकत महीना आ रहा है। मैं पब्लिक से भी कहूंगा, खास तौर पे जो हमारी ट्रेड कम्युनिटी है, कि खुदारा ऐसे इवेंट जब बाहर के ममालिक में आते हैं तो लोग खुद अपने आप पे वो कंट्रोल करते हैं, अपने मुनाफे को कम करते हैं, लोगों को ईज आउट करते हैं। हम क्या करते हैं? हम मुनाफाखोरी की तरफ, हम होर्डिंग की तरफ जाते हैं और हमारी हुकूमत अब ये नहीं होने देगी। आप देखिए कि जो चीनी माफिया है, जिसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा नोटिस लिया है, जो माजी में नहीं होता था। मैं आपकी बात से ये तो एग्री कर रहा हूं, 1.5 साल पहले नोटिस लिया था, 1 साल पहले रिपोर्ट आई थी। बसरा साहब, एक चिड़िया होती है गवर्नेंस नाम की, हुकूमतों को गवर्न करना होता है, निजाम आप लोगों के हाथ में है, डिलीवर आप लोगों ने करना है। 3 साल बाद हम ऑपोजिशन के पहाड़े सुनेंगे, सवाल तो करेंगे फिर। वजीर आजम आज ये कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं,
मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो विजन कहाँ गया, वो 200 बंदों की माहिर टीम कहाँ गई, बीमारियां जानते थे इस माशरे की कहाँ हैं। तो आपने तब्दीली लानी थी। 3 साल बाद आप कह रहे हैं मैं अकेला हूं, वक्त लगेगा। अकेले का मतलब ये है, वो कहते हैं ना अकेला ही चला था जान बे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। उनका मकसद ये है, अकेले माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। 11 पार्टियां, वो पार्टियां जिन्होंने 70 साल यहां पे रूल किया है, पूरे मुल्क से चुने हुए हीरे, 50 रुकनी काबीना। वो तो आयशा बख्श एक तरफ तहरीके इंसाफ है और बाकी दूसरी तरफ वो तमाम चार बुरा है जिसने इस पाकिस्तान के अवाम को गरीब से गरीब तर किया, और खुद ये क्रिमिनल एलीट और जो अशराफिया है ये अमीर से अमीर तर हो गई। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अकेले खड़े हैं, एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब आप किसी माफिया को जंग लड़ते हैं तो फिर ये नतीजे आपको भुगतने पड़ते हैं। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि अभी उन्होंने मिसाल दी कि मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, हमने कहा कि 7 अरब का श्योरिटी बांड ले ले, अदालतों ने कहा नहीं इनको जाने दें। गुजारिश यह है कि तमाम इदारों को भी सपोर्ट करना होगा। वो लोग जो आज कहते हैं खांदा सी थे लांदा भी सी थे ना, लांदा भी सी थे खांदा भी से थे ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आप टीटियां भी लगाएं। मैं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही कि पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं होती, चीनी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आटे की कीमत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। इसका तो किसी पे इल्जाम ना देना बसरा साहब। आप 100 बातें करें माजी के लोगों को, हुक्मरानों को, अपोजिशन को, अशराफिया को। सवाल छोटा सा है कि आप कहते हैं चीनी 80-85 मिलेगी, नहीं मिलती, बाजार में 110-15 रुपए पर है। इसकी तो जिम्मेदारी कबूल करें कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे निजाम। आयशा, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात कर रही हैं, जो रेट फिक्स होता है, क्योंकि हम ये बाहर से लेते हैं, हमारे तो नहीं यहां से होता, वो उस पर बिकता है। जहां तक ये बात आपने कही है, उसमें आपसे मैं कह रहा हूं, वो कोई फ्रेंड पार्टी नहीं लगा रहा। बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो रेट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है उसके ऊपर वो चीजें नहीं बिक रही, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने 85 रुपए का रेट रखा है, आज हम क्यों पकड़ दकड़ कर रहे हैं, क्यों मुकदमा दर्ज किए हैं, क्यों उनके खिलाफ FIR हो रही हैं, क्यों हमने अपने AC को और अपनी तमाम टीमों को यह कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर इसको इंश्योर नहीं करेगा जो रेट फिक्स किए गए हैं तो वो जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। अभी आज देखते हैं, ये कार्रवाई की बातें बहुत है, अवाम की जेब से अरबों निकल चुके हैं, वो आटा है, चीनी है या पेट्रोल की मात्रा में इंक्वायरियां आप लोग करा चुके हैं, हमारे सामने है नतीजा क्या निकलता है। सहर कामरान साहिबा, पता नहीं कब तक हम ये सुनेंगे कि माजी की हुकूमतें क्या करके चली गई हैं। अभी आजकल हुकूमत का फोकस मरियम नवाज को लेकर, और अभी बिलावल साहब ने भी जितनी तकारीर की हैं वो उस ऑपोजिशन को बार बार कह रहे हैं कि हम बेहतर जानते थे कि क्या सूरत हाल और मामलात हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है? क्या आप लोग अपनी सोलो फ्लाइट लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इंटैक्ट है वो ऑपोजिशन जो पिछले 5 महीने थी? शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो मैं आज के दिन की मुनासबत से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगी। पाकिस्तान के आइन के खालिक, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक, पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील देने वाले, पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक देने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और अपनी जान का नजराना दिया। तो मैं समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो असूल है, उनकी जो पार्टी है, उन्हीं को लेके चलेगी। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो ये नहीं कहेगी कि हम अकेले खड़े हैं। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि सबको साथ लेके चले। यकीनन कुछ ना कुछ हो जाती हैं गलतफहमियां, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इमरान खान अहमद न्याजी की तरह सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेके चलें, आइसोलेशन में रहें, अपना तकब्बुर रखें। मैं ये समझती हूँ जो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, एंड ही डेफिनेटली नीड्स अ वेरी मैं समझती हूँ कि एक कंसल्टेशन चाहिए उनको, ताकि उनको कोई बताए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू आवाम के लिए जो है वो ताज़ियाना बन के, तीर बन के उनके दिलों पे गिरती है। तो मैं ये कहूँगी कि हकीकत को और हक़ाइक़ को समझे और अपनी खामियों को जाने। आपकी वोकैबुलरी में जो अल्फाज हैं वो अवाम के दुख और तकलीफ को कम नहीं कर सकते, ना ही पिछला करने से, ना ही जो है वो इस किस्म की बातें करने से किसी के मसाइल हल हो जाते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की सतह बढ़ रही है। आज पाकिस्तान के अंदर आपकी GDP जो है वो -0.4 है। आज आप ये देखें कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई
आप कोई भी कीमत फिक्स कर लें, आप जो मर्जी धमकियां दे दें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी गवर्नेंस का यह हाल है कि वो चीनी आपको कभी उस रेट पर नहीं मिलेगी। और फिर जितना आप कहते हैं कि करप्शन करप्शन करप्शन, तो मैं कहती हूँ कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाता तो करप्शन की जड़ तक पहुंच जाते। जहां तक रह गया ऑपोजिशन की जमातें, देखिए ये एक, आप पीडीएम को लेके अगर बात कर रही हैं तो पीडीएम जो है वो ऑपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद था, जिसके सामने कुछ नहीं, मतलब इत्तेहाद है, मैं जस्ट एक इत्तेहाद है, और उसके अंदर हर जमात की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना मैनिफेस्टो है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में एक दूसरे के, यानी हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हम कहीं कुछ सीट्स के ऊपर हम इकट्ठे होंगे, कुछ सीट्स पे हम, जाहिर बात है कि हमारी अपनी अपनी पार्टी की एक जो है वो हल्का है, हम उसके अंदर मुकाबला भी करेंगे। तो मैं ये नहीं समझती कि इस बात को सहर साहिबा, क्या इस इत्तेहाद ने मिनिमम एजेंडा या मिनिमम मफादात हासिल कर लिए? देखिए बिल्कुल, मैं कहूंगी कि जो एक एजेंडा है, बिल्कुल हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अवाम को हमने जमहूरी अमल में रखा, और हमने उसका पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी बताया कि जितने भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अवाम ने फैसला दिया इस हुकूमत के खिलाफ, इस तब्दीली सरकार को रिजेक्ट किया पाकिस्तान के अवाम ने तमाम हल्का इंतखाब के अंदर, चाहे वो हल्के जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के थे, वो सूबाई हल्के थे, वो नेशनल असेंबली के हल्के थे, या वो पार्लियामान के हल्के थे। ये अलग बात है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन ठग लिया गया, और उसके ऊपर मैं जो है समझती हूँ कि हम तमाम आईनी रास्ते और तमाम जो है लीगल रास्ते जरूर हम इख्तियार करेंगे ताकि वो हक उनको वापस मिले। लेकिन इसके अलावा आप ये देखें कि चाहे वो धुंध छाए, चाहे वो डस्का के इंतखाब के ऊपर ये कोई जो है वो हेरा फेरी करे, वो तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आ गए, इनकी बदनीयती सामने आ गई, अवाम का जो है जो फैसला है वो सामने आ गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल जो है जो हमारा एक कॉज थी जिसके लिए हम आगे बढ़े थे कि हम जमहूरी अमल को जारी रखें, हम इदारों को ये बताएं कि सबको अपने अपने दायरा कार में रह के काम करना है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से स्टैंड लिया, जिस तरीके से कराची के अंदर पुलिस ने एक स्टैंड लिया, ये बता रहा है कि इदारे अपने वजूद के लिए खड़े हो रहे हैं, इदारे अपने जो है इख्तियारात को समझ रहे हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्यादा करीब आ रही है, मजबूत हो रही है, या कुछ फासले बढ़ रहे हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि जब पीडीएम की मीटिंग होगी, हम कोई ऐसे गैर जिम्मेदार 5 जमातों की मीटिंग हुई 2 दिन पहले, पीपल्स पार्टी माइनस थी। पीपल्स पार्टी ने 4-5 तारीख को जवाब देना था सीईसी के बाद, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से कह रही है हम इस्लाहात के लिए आपके साथ बैठने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है। देखिए आयशा, पहली बात है, इस्लाहात के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि नहीं साथ बैठ रहे, एक चीज, इस हुकूमत के साथ नहीं बैठ रहे। दूसरी चीज, आप ये कह रही हैं कि जी सीईसी की मीटिंग कैंसिल हुई, सीईसी की मीटिंग इसलिए कैंसिल हुई कि वो मुमकिन नहीं थी, इजलास आ गया सेनेट का और उसकी वजह से वो बता दिया चेयरमैन ने। पीडीएम की मीटिंग नहीं हुई, कुछ पार्टीज की, पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग हुई, और मैं समझती हूँ कि जब पीडीएम का सरबराही इजलास होगा तो उसमें मामला तय हो जाएंगे। मैं ये कहूंगी कि जो है हमें जो छोटे जो मैं समझती हूँ इश्यूज को लेके जो एक बड़ी कॉज है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए है। अब ये देखना, ये जब हम बैठेंगे तो बातचीत सामने आएगी कि ऐसा क्या हुआ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट के इंतखाबात के बाद, ऐसा क्या हुआ कि जो है मैं आती हूँ इसमें। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ऑपोजिशन को सुनाया है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने गिलानी को निकाला था उन्होंने वोट देके पार्लियामान में वापस लेकर आए हैं, और वो कहते हैं कि उनका तरीका जमहूरी है और उन्हीं के तरीके के बायस आज अगर ऑपोजिशन को कुछ अचीव हुआ तो हुआ। खेलदास साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये सुनिएगा मरियम नवाज के बाहर जाने को लेके वुज़रा की जानिब से आज क्या कहा गया। ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरखास्त नहीं आई। उसने खुद ये कहा है कि मुझे तश्तरी में भी बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाए और टिकट दे दिया जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, बात खत्म होगी। वैसे मैंने टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरखास्त दें ECL में से निकलने के लिए, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्तलिफ इशारे मिल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखें तो वो कहते हैं कि बाहर चले जाने में कोई हर्ज नहीं है, और कुछ इस किस्म के इशारे उनकी तरफ से आ रहे हैं। अगर मरियम साहिबा का बयान देखें, उनका ट्वीट देखें, तो उससे इशारा मिल रहा है कि उनका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। ये तो उन्होंने बहसीयत एक जमात के फैसला करना है कि उन्होंने यहाँ रहना है या बाहर जाना है।
अच्छा खेलदा साहब, अभी आपकी जानिब आऊं, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आपसे कुछ देर पहले इसी मामले के ऊपर ट्वीट भी किया गया और कहा गया कि कौन इनसे कहा किसने है नाम निकालने को, अगर ये मुझे जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाना चाह रहे हैं तो एक बार फिर कान खोल कर सुन लें। ना सिर्फ ये कि मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि इस जाली और वोट चोर वजीर आजम जिसको मैं मानती ही नहीं, उसे किसी किस्म की दरखास्त करने का सोचना भी गुनाह है। सवाल यह है कि क्यों इस तरह की खबरें हैं कि कहीं कोई मुलाकातें या कुछ बातें हो रही हैं मरियम नवाज के बाहर जाने को लेकर। एक बार नहीं, वजीर दाखिला के तो मुतअद्दिद बयानात है गुज़िश्ता दिनों में। क्या मरियम नवाज अपना नाम ईसीएल से निकलवाना चाहती हैं, चाह रही हैं? कुछ तो उनकी ट्वीट से पता लग रहा है। और क्या कोई और रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, अदालती रास्ता, या ऐसा कहीं ऑन कार्ड्स है ही नहीं बाहर जाने को लेकर? आयशा देखें, हुकूमत जो है वो मरियम नवाज साहिबा से घबराई हुई है और उनको जो मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत है, इनकी नींदें हराम हुई पड़ी है हुकूमत की और हुक्मरानों की। आप देखें, पहले कोशिश की गई कि मरियम नवाज साहिबा को किसी भी तरीके से खामोश कराया जाए, उनको जेल में डाला जाए, और फिर ये प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कोविड के दौरान मीटिंग बुला के बनीगाला में की कि इसको अरेस्ट किया जाए, सख्ती से निपटाया जाए। मगर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उस साजिश को नाकाम बनाया और नेब में जब वो पेश होने जा रही थी, हजारों कारकुन लाखों जमा होते, तो नेब पीछे हट गया और नेब ने वजीर आजम के सामने घुटने टेक दिए कि हम बिला जवाब उसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा नवाज शरीफ साहब का खुद का एक बयान आया, ट्वीट आया कि उसको मरियम नवाज साहबा को बिल्कुल रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी को खतरा है। एक उसके बाद अब जब ये सारी चीजें हुई है, मरियम नवाज साहबा की ना मकबूलियत कम हो रही है, ना उनका जो मौक़िफ़ है वो पीछे हट रही है, तो हुकूमत ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है 3-4 दिनों से। जब उनकी सेहत की, मरियम नवाज साहबा की, मरियम औरंगजेब ने एक खबर भी रखी कि मरियम नवाज साहब 3-4 दिन खामोश है। फिर उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि मरियम नवाज साहब क्यों खामोश है, वो बाहर जाना चाहती है। मरियम नवाज साहब वक्तन वक्तन खुद उस पर आवाम को आगाह कर रही है, हुकूमत को भी बता रही है किसने एप्लीकेशन दी है। ऐसी जब बात नहीं हुई है तो हुकूमत इसको क्यों प्रोपेगेंडा कर रही है? खेलदा साहब, कहा जाता है ना, धुआं उठता है तो कहीं तो आग लगी होती है। कोई तो वजह होगी जो हुकूमत के पास काबीना के अंदर ये मामला डिस्कस हो रहा है। वजीर दाखिला एक से ज्यादा बार कह चुके हैं क्या हुकूमत भेजना चाहती है बाहर, किसी और लेवल पर, किसी तीसरी जगह पर मरियम के बाहर जाने को लेकर कोई बातचीत हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैंने कोई ऐसी ना दरख्वास्त देने की ख्वाहिश है, ना मैं जाली वज़ीर आज़म को या हुकूमत को कुछ कहूंगी। मुझे ये बताएं, जब पेज इनका एक है तो ये खौफजदा किससे है? इनको क्या खौफ है हुकूमत को? और दूसरी बात, मुझे हुकूमत जब ये कहती है कि मरियम नवाज साहिबा जो है हमें कहेगी, तो जब इनकार कर रही है, बार बार इनकार कर रही है, तो हुकूमत क्यों जिद कर रही है? हुकूमत को एक ही खौफ है, उनको पता है कि अगर हमारा जब खात्मा होना है, जो ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जो नून लीग मौक़िफ़ दे रही है हुकूमत की राय इस पर, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शौकत बसरा साहब, जो खेलदा साहब बात कर रहे थे, वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि कोई दरखास्त नहीं मरियम नवाज को लेकर, काबीना में इसका डिस्कस होना, वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात किए जाना, क्यों हुकूमत के पास इतना वक्त है कि वो मरियम नवाज ECL में है नहीं है, जबकि उन्होंने दरखास्त भी नहीं डाली, इस मामले को डिस्कस कर रही है? आयशा, मेरे ख्याल में आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया जब आपने ये कहा कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे कुछ आग लगती है। आग ज्यादा हो कम हो, धुआं जरूर निकलता है। एक आपको पता है कि 4-5 दिन पहले एक डॉक्टर अदनान जो सामरी जादूगर हैं, जो हमेशा तशरीफ जब लाते हैं वो क्लच प्लेटें कभी ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी दिल के दौरे बड़े पड़ने लग जाते हैं, कभी पता चलता है कि जी ये 10 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। वो आपको पता है पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, पहली बात। और अब मैं आपको खबर भी दे देता हूं, 3-4 बार इनके कासिद पहुंच चुके हैं। अच्छा। कल शाम एक इनके कासिद और तशरीफ लाए थे जिनको जवाब दे दिया गया है। अब आप देखेंगी कि रायवंड के अंदर जो 4G के सिग्नल नहीं आ रहे थे और 4-5 दिन से वहां पर साइलेंट मोड में थे, अब वो सिग्नल उठाने फिर शुरू कर देंगे। वहां पे मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो वहां पे सूरत हाल चल रही थी, उस कासिद की तरफ से ये यकीन दिलाया गया
कि आप जो कुछ चाहेंगे, जिस तरह का तावन चाहेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। मरियम बीबी को बाहर जाने दें। आपको याद है एक बयान आया था, छोटी सी सर्जरी होनी है। वो छोटी सी सर्जरी भी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, जहां पे आप 3 बार वजीर आजम रहे हैं और 3 बार वजीर आला रहे हैं। ये बात जो है, ये आपको इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले जाएं, बैकग्राउंड में ले जाएं। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, उससे पहले क्या क्या नहीं किया गया, और आपको भी उस वक्त ताउन दरकार था, बट वो ताउन आपको दरकार नहीं था उस वक्त, आप लोग पीछे हट गए थे। मुझे ये कहिए, आपको वाकई लगता है ये मरियम नवाज आपके असाब पर सवार है? आपके वजीर कह रहे हैं आज बैठकर कि कोई दरखास्त नहीं आई है, तो ये कासिद किसको जाकर मिला है? हुकूमत को तो नहीं मिला है। देखिए, ये सारी बातें कुछ जो हमने खबर दी है, अब आप भी तहकीक करें ना, आप भी सहाफी लोग हैं। हमारे पास, आपके पास भी चिड़िया है, आपके पास भी ज़राए है। मैंने तो आपको खबर दे दी है, 1 बार नहीं 3 बार। ये वही कासद हैं जो पहले दिन के उजाले में जाके मीटिंग्स करते थे। आपको याद है मोहम्मद जुबैर नामी, मैं उनका ये नहीं कह रहा कि ये वो कासद है। जब आपको कहा गया कि जी वो आप जाने दें, करने दें, केसेस बंद कर दें, आप तो नहीं है ना दरमियान में बसरा साहब, फिर आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं ना इसमें, ना आप देने में ना आप लेने में। हुकूमत का तो कोई काम नहीं इस पूरे मामले में। कासिद की जहां मुलाकात हुई है, आप लोग तो नोबडी है इस पूरे सीन में। मुझे एक बात, अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कासिद मिला है, तो हमें क्या ख्वाब आ गया है या हमें कोई इल्हाम हुआ है कि कासिद किसको मिला है? मैंने आपको जो खबर मतलब मेरा कहने मुराद ये है कि उस मुलाकात ने आपको परेशानी दी है कि मामलात कहीं और कुछ सेट हो रहे हैं, बस आप लोगों का इतना कंसर्न है इस पूरे में। अगर हमारी परेशानी हो, अगर हमें कुछ हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कहते हैं हुकूमत तो बड़ी छोटी सी चीज है, मेरी जान भी चली जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं एहतसाब केसेस पे यही बातें नवाज शरीफ साहब के जाते हुए आप लोग कहते थे, यही बातें नवाज शरीफ के जाने पे कहते थे। बसरा साहब, आप भूल गए 1.5 साल पहले क्या हुआ? आप लोगों को पता ही नहीं चला, बाद में आप लोग सर पीटते रहे। खुद वजीर आजम ने इतनी बार कहा, मजाक उड़ाते थे कि वो मैंने देखा तो ये हो गया। देखिए, गलती हुई, तस्लीम करता हूं आपके प्रोग्राम में। वो क्लच प्लेटें जो ऊपर नीचे हो रही थी, जहाज में बैठती सारा कुछ, फ्रूट भी चलने लग गए वहां पे सारी कुछ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त जो माहौल क्रिएट किया गया, हाई कोर्ट ये कहने लगी कि मियां साहब को कुछ हो गया तो मुकदमा प्राइम मिनिस्टर पर दर्ज कराएंगे, हुकूमत पर दर्ज कराएंगे। अच्छा, मैं इस पर कोहिस्तानी साहब का जवाब ले लूं। आपको मशवरा है कि एहतियात कीजिएगा, गलती फिर ना आपसे हो जाए। कोहिस्तानी साहब ये कह रहे हैं कि आपके कासिद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ सुन लें। आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी तहकीक करें, अपने ज़राए से जरा चेक करें जो बात मैंने कही है कि वो कासिद किधर गया है। मैं तो अवाम के सामने सवाल कर रही हूं ताकि आप जो कह रहे हैं वो पता भी चले। कल कोहिस्तानी साहब, आप लोगों ने फिर कहा है कि जाने दें और जो ताउन दरकार होगा हम ताउन देने को तैयार हैं। तब तो याद है आपने क्या ताउन दिया था, अब किस किस्म का ताउन देने को तैयार हैं आप लोग? आयशा, मुझे पहले बसरा साहब ये बताएं कि वो सहाफी है या सियासतदान है या पीटीआई का हिस्सा होके अभी यहाँ बात कर रहे हैं। उसके पास खबर सहाफी के पास होती है, शौकत बसरा साहब के पास अगर ऐसी खबर इल्जाम लगा रहे हैं तो इसमें हिम्मत है, जुर्रत है। बसरा साहब में जुर्रत और हिम्मत है तो उसका, उनके कासिद का और जहाँ पैगाम गया है या ले जाने वाले लेने वाले सबका नाम बता दे, कौम को झूठ ना बोले, इल्जाम ना लगाए। इस तरह की बातें ड्रामे करके, प्रोपेगेंडा करके आप कहते किस पे आप किस पे शक है? आप बता दें कौम को कि कौन बात कर रहा है, किससे बात हो रही है, कौन इसमें है बात। आप नाम लेने से क्यों डरते हो इतना? अगर इल्जाम लगाते हो मरियम नवाज से, वैसे खेलना सर, ऐसी कुछ बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानात आए थे मुलाकातों को लेकर नून लीग पर। देखें, अभी मैं शौकत बसरा का जवाब दे रहा हूं। अगर मेरी बहन सहर कामरान साहिबा अगर ऐसा सवाल उठाएगी तो उसको भी जवाब दूंगा। पहले आप बसरा साहब से मेरा सवाल ले लें कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनके नाम ले लें। इसमें हिम्मत है ना, हम तो नाम ले लेते हैं, हमें हिम्मत है, इनमें जुर्रत है तो नाम ले लें, झूठ ना बोले टीवी पे कौम के साथ। ये आप सभी बड़े बड़े मफादात के लिए वो बातें छुपा जाते हैं जब कहने की बारी आती है। सहर साहिबा, मैं आप जी आयशा जी आयशा, आपको याद होगा खेलदास साहब, आयशा एक मिनट, आपको याद होगा कि जब ये कहा गया कि एक सिलेक्टेड तैयार हो रहा है नया,
तो आगे से जवाब क्या आया पीपल्स पार्टी की तरफ से? सिलेक्ट होना हमारे खून में नहीं है, ये रायवेंड का एक खानदान है, छोड़ दें। अभी क्या कहा राजा परवेश्वर साहब ने कल? उन्होंने कहा हम तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे। इनसे पूछेंगे ये तो आज बिलावल साहब ने भी कहा। खेलदास साहब सुने, खेलदास साहब मैं बताता हूं आपको, हाँ खेलदास साहब कुछ काम आप भी कर लें, पूछे रायवेंड जाके कि कौन से कासद भेजे जा रहे हैं, सारे नाम हम ही बता दें आपको। आप भी पूछे ना कौन कौन से लोगों को भेज रहे हैं। अच्छा, मुझे सहर साहिबा को शामिल करने दें। जादूगर डॉक्टर अदनान, अभी देखिए आज मैं एक और खबर दे रहा हूं, एक खबर आपको एक और दे रहा हूं, नाम दे दीजिएगा खबर के साथ। हाई कोर्ट में दरखास्त आई थी ना मियां साहब की जी, नहीं नाम तो मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की दरखास्त आई थी ना, ज़हनी तौर पर तैयार रहे कुछ दिनों तक, वो दरखास्त जब हमसे ना हो गई है वो दरखास्त हाई कोर्ट में आएगी, जेन में रखिएगा ये बात। आप अदालतों को घसीट रहे हैं अपनी पैटी पॉलिटिक्स में। आयशा मैं आपको बताऊं, वैसे मशवरा शेख रशीद साहब का है, साहबा नहीं करेगी जब तक ये यहाँ से हुक्मरानी से निकलेंगे नहीं, अवाम की जान छूटेगी नहीं, पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान है वो खत्म नहीं, सारे इनको घर भेज के चले सहर साहिबा को शामिल करने के। मुझे ऑपोजिशन का तो अपना इस वक्त तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ है। सहर साहिबा, आज बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने अपने आप को अप्रिशिएट किया कि एक जो सियासत हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी और जमहूरी सियासत है और नतीजा खेज भी है। और हम तो निकले थे वहां से, हमने जिमनी में हिस्सा लिया, सेनेट में लिया, हमने पंजाब में अदम एतमाद करना था, फिर लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद जाना था। ये इतनी तनकीद कर रहे हैं और साथ राब्ते अब हमजा शहबाज के साथ बढ़ाए जा रहे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा को बाय बाय कर दिया है पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम को भी? मेरे ख्याल है आयशा, अगर आपने जो है वो पूरी बात सुनी होती तो हम कौन होते हैं कि बोले किसी को बाय बाय। ये तो मेरे ख्याल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत वजाहत के साथ कह दिया था कि पीएमएलएन को तय करना है कि पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, जिसको भी वो रिप्रेजेंट करेंगे उससे हम बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे हुकूमत की बेबसी के ऊपर देखकर जो है ना बड़ा अफसोस हो रहा है, यानी राब्ते हो रहे हैं, उनकी बयानबाजी सहर साहिबा बड़ी माजरत है, बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन ये पहले राब्ते मरियम नवाज से हो रहे थे, इसका मतलब है पहले ये तय था पीपल्स पार्टी के साथ, अब हमजा शहबाज से राब्ते हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अब ये तय करके आपको बताया गया कि हमजा शहबाज सब कैरी ऑन करेंगे यहाँ से? नहीं, देखें आयशा, ये डिसाइड करना है पीएमएलएन ने पहले, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ गिरफ्तार थे और उनको रिप्रेजेंट कर रही थी पीएमएलएन को मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो ज़ाहिरी बात है जो रिप्रेजेंट कर रहा था सीधे राब्ता हो रहे थे। अब हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पे अपने रिप्रेजेंट भी करते हैं पार्टी को पंजाब असेंबली के अंदर, और वो जो है रिलीज हो गए हैं। और अगर हम तो नहीं कह सकते कि जी उनका रोल नफी कर दें और इनका रोल जो है सामने ले आए, ये तो पीएमएलएन को डिसाइड करना है, ये पीएमएलएन की लीडरशिप को डिसाइड करना है कि उनकी क़यादत कौन करेगा, जो भी उनको रिप्रेजेंट करेगा। हम पिक एंड चूज नहीं करेंगे, ना ही ये इसमें हमारा कोई मफाद है कि हम किसी को पिक एंड चूज करें। हमने मरियम साहिबा को भी बड़ा एहतराम दिया और हमने जो है, मगर बिलावल भुट्टो की सहर साहिबा गुज़िश्ता 2-3 रोज की गुफ्तगू में बराबर उन्होंने एक तरह से मरियम बीबी को मुखातिब करते हुए अपनी गुफ्तगू की है, तरीका सियासत को क्रिटिसाइज किया है और बहुत सी बातें पीडीएम के। जी देखिए, हम नहीं समझते थे कि इस किस्म की बयानबाजी होनी चाहिए जिस तरह की बयानबाजी हुई। अभी जो गुफ्तगू हो रही है कि जी पैगाम रसानी हो रही है, तो मेरे ज़हन में एक सवाल है, कि जाती सवाल है मेरा, मैंने पार्टी से डिस्कस नहीं किया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम के अंदर जो इस किस्म का इंतशार पैदा करने की कोशिश हुई, ये इन्हीं राब्तों से कहीं इसके सिलसिले जुड़ते हैं, डॉक्टर अदनान के आने से इसके सिलसिले जुड़ते हैं, कोई बाहर जाने से जुड़ते हैं? इसमें ना मेरे पास ये कोई इस किस्म का कोई इल्म है, ना ही मुझे मालूम है कि वो जाना चाह रही हैं, ना ही मुझे मालूम है कि कोई कासिद गया है। लेकिन अगर कोई गया है तो फिर मैं कहूंगी कि फिर कुछ ना कुछ तो है कि जो पीडीएम के अंदर एक इंतशार वाली कैफियत पैदा। सहर साहिबा, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर अदनान तो बाद में आए हैं, पीपल्स पार्टी उंगलियां पहले से पीडीएम से उठना शुरू हो गई थी, कहीं तो है राब्ते या तो दोनों जानिब से, क्योंकि आप दोनों जमातें चार्जशीट कर रही हैं एक दूसरे को। इसी पर जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सहर साहिबा, वहीं से गुफ्तगू जोड़ते हैं कि डॉक्टर अदनान तो बाद में आए, पीडीएम के अंदर इंतशार उससे पहले शुरू हो गया और उसकी कमजोरी के तासुरात पीपल्स पार्टी के 2 इक़दामात की वजह से सामने आते हैं। फिर बिलावल भी यही कहते हैं कि असल अपोजिशन पीपल्स पार्टी ही है। आज हुकूमत ने भी कहा कि हमारे बाद स्टेट पीपल्स पार्टी का है, तो वो क्यों चाहेंगे इस निज़ाम के खिलाफ जाना?
सो पीपल्स पार्टी की जानिब से मसला शुरू हुआ जो पीडीएम इस कदर कमजोर पड़ी है। नहीं, मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी इस तरह का मसला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लिमानी जो सिस्टम है उस पर यकीन करती है और हमने जो है हमेशा इस सिस्टम को मजबूत बनाया है। और 85 के अंदर जो हमने बाइकआउट किया था इलेक्शंस का, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के लिए एक नसीहत थी कि आपको पार्लियामान के अंदर रह के जंग लड़नी है और हमने वो बड़ी कामयाबी से लड़ी। लेकिन मैं यही देख रही हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन के इंतखाबात के बाद ऐसा क्या हुआ कि दो जमातों ने बाला ही बाला एक फैसला कर लिया, एक जहन बना लिया, एक ऐसी सोच बना ली उन्होंने कि शायद जो है वो इस्तीफे देने का वक्त आ गया। हमारे बड़े मैं समझती हूँ कि मौजू और सिंपल सवाल थे कि अगर हम इस्तीफे दे दें, 45% लोग जो है इस ऐवान से नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें तो क्या होगा? क्या बाई इलेक्शन होंगे या फिर ये हुकूमत गिर जाएगी? सर साहब आप ठीक कह रही हैं, पीपल्स पार्टी की क्लैरिटी है इस्तीफों को लेकर, शायद मजीद भी क्लैरिटी देनी चाहिए थी पीडीएम में। लेकिन जब पीपल्स पार्टी और एएनपी ने फैसला किया ऑपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर, तो वहां तो आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया ना, फिर आपने भी तो बाला बाला फैसले किए। नहीं आयशा, मेरे ख्याल में थोड़े से हकाइक को सामने रखें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उस मीटिंग के अंदर भी बात हुई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फोन भी किया इसहाक डार को, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने की भी कोशिश की और ये भी बताया कि हमारे जो है वो तारड़ साहब पे क्या तहफ्फुज़ात हैं। तो लेकिन ये कि इस सिलसिले में वो बात करना नहीं चाहते थे। और एक असूली जो है मैं समझती हूँ कि हमारा मौक़िफ़ था नेशनल असेंबली के अंदर जहां पर पीएमएलएन की अक्सरियत है, वहां पीएमएलएन का जो है लीडर है हस्ब इख्तिलाफ का, इवन हमने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयर है उस पर भी सपोर्ट किया। और इसी तरीके से क्योंकि हमारी एक अक्सरियत थी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक सीनियर सियासतदान थे, तो मैं समझती थी कि इसके ऊपर फराखदिली दिखानी चाहिए थी। और अगर जब तक उनका वो इलेक्शन तय नहीं होता तो ये मसला बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो एक सोच बन गई थी, ये पीडीएम की मीटिंग से पहले बन गई थी और इस किस्म का जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और देखिए, ना हम मातहत पार्टीज हैं, ना हम एक दूसरे को चार्ट। ठीक है सर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है। बराबर का अपना सेनेट इंतखाब के दौरान क्या कहीं कोई और तरह के राब्ते भी थे? शौकत बसरा साहब, फिर आपने ये तो कंफर्म कर दिया है कि कहीं कासिद पहुंचे हैं और राब्ते हुए हैं। दबाव हुकूमत है इस मामले को लेकर के इसको सॉर्ट आउट किया जाए और ये जाने दिया जाए, या हुकूमत पर अभी दबाव नहीं है, हल्की फुल्की हीट पहुंच रही है इस मामले की? आयशा, अगर दबाव होता तो मैं ये आपको खबर ब्रेक नहीं करता, हम इनको एंगेज रखते, हम कहते ठीक है जाएं। देखिए आप कैसे एंगेज रखते हैं, ये तो आप तक नहीं आए ना, आप तक तो कोई पैगाम आएगा। हाथ पांव, फिर वही मैं कह रहा हूं कि हमारे तक ही आए हैं, तो मैंने आपको ये खबर दी है, आप उसको आपने जो आपके अंदर के लोग हैं जो आपके खबर निकालते हैं, अब इस पे रिसर्च करें कि इनका कौन सा कासद हमारे किस बंदे के पास, उस किस लीडरशिप के पास गया है। अब इतनी बड़ी खबर दे दिया, मैं बार बार क्या बताऊं आपको, इससे आगे चलते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, जहां तक अब असल मामला हुआ क्या है, पीडीएम जो पहले दिन से ये एक सियासी जनाजा था, अब तो इसको दफना दिया गया। और मैं कहता हूं कि मुझे ताज़ियत भी करनी है इन दोनों के साथ, खासतौर पर नून लीग के साथ जो कुछ हुआ। अब तो यहां तक कह रहे हैं कि मरियम बीबी का ये स्टेटमेंट है कि बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को सिलेक्टेड समझते हैं, हम उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा ये माफी मांगे कौम से और हमसे भी। गुजारिश ये है, हमें इनकी टेंशन देखें, हम बार बार कह रहे थे अगर इनकी परेशानी होती, टेंशन होती, तो हम इनको इनके साथ हर बात पे डायलॉग करने के लिए तैयार है। ये आज भी हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, कासद भेज रहे हैं, माफीनामे हो रहे हैं। ठीक है बसरा साहब, आप इनका ना प्रेशर लें ना परेशानी लें, अवाम का प्रेशर और परेशानी ले लें और उस माफिया से बात करें जो आपको निजाम नहीं चलाने दे रहा है। मेहमानों का शुक्रिया, आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।